हम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो पार्ट 1 वीडियो को कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 वीडियो को कवर करेंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 वीडियो को कवर करेंगे, तभी आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी पॉइंट को, सभी थ्योरी को नोट करते हुए चलेंगे, अन्यथा आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी पॉइंट को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सेकेंड वीडियो का जो टॉपिक है आज का वो क्या है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, यानी जो मनोवैज्ञानिक गुण जो होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होती है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, वो सारे विधि को, वो सारे प्रोसेस को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का जो पहला चरण होता है, पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन करना। जब तक आप किसी मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन नहीं करेंगे, वैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक आप उस गुण को, मनोवैज्ञानिक गुण को अच्छी तरह से समझने नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का वो क्या है, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन की जाती है। यानी सीधी सीधी बात है, जब भी किसी व्यक्ति में किसी मनोवैज्ञानिक गुण की उपस्थिति को तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस गुण को किसी भी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जा सकेगा। अगर मापन नहीं किया जा सकेगा उस गुण का उस व्यक्ति के अंदर, तो वो गुण का उपस्थिति उस व्यक्ति के अंदर स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि मूल्यांकन की विधियां, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों को जो मूल्यांकन करते हैं, कैसे मापते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं कि कितना विधि है, कि मतलब कितना मनोवैज्ञानिक गुण है, कितना गुण बढ़ा हुआ है आदमी के अंदर, कितना प्राणी के अंदर गुण है, तो कौन सा प्रोसेस से हम लोग जानते हैं, कौन सा विधि से हम लोग जानते हैं, वो सारे विधि को आज हम लोग देखेंगे। तो सभी जो विधि है, सभी जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी विधि को याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो विधि है वो क्या है, साक्षात्कार। ठीक है, यानी इंटरव्यू। नाम तो सुने होंगे, कोई भी एग्जाम पास करते हैं बोलता है कि इंटरव्यू लिया जाता है, एग्जाम को करेक्ट करने के बाद भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो वहाँ क्या किया जाता है कि इंटरव्यू के माध्यम से आपको आपके गुण को मापा जाता है, आपके अंदर क्या गुण है वो सारे चीज को एक तरह से निखारा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक गुण को मापने का एक विधि है, मनोवैज्ञानिक गुण के मूल्यांकन का एक विधि है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो ये जो है, ये मनोवैज्ञानिक गुण के मूल्यांकन की एक ऐसी विधि है जिसमें परीक्षण करता व्यक्ति से, यानी परीक्षण जो करता है, यानी प्रशिक्षण जो करता है उसका, वो प्रशिक्षणकर्ता जो प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षणकर्ता व्यक्ति से बातचीत करके सूचनाएं प्राप्त करता है तथा उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करता है। यानी आमने सामने, मतलब फेस टू फेस क्या होती है, बातें होती है किससे, व्यक्ति से, और वो बातें जो होती है, वो बातों करने से जितने सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उस व्यक्ति से रिलेटेड, वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक गुण का एक तरह से मापन किया जाता है, मनोवैज्ञानिक गुण को एक तरह से निर्धारित किया जाता है कि हाँ, इतना मनोवैज्ञानिक गुण, यानी इतना गुण इस आदमी के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है, जैसे एक कोई नियोक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से करता है। यानी कोई भी जॉब लेने जाएंगे कंपनी में या फिर कोई भी फैक्ट्री में जॉब लेने जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू मतलब वही इंटरव्यू, वही साक्षात्कार जो हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं। तो वो क्या है, मनोवैज्ञानिक गुण के एक, मनोवैज्ञानिक गुण के मूल्यांकन की एक प्रोसेस है, एक विधि है। कोई भी जॉब लेने जाएंगे कंपनी में तो वहाँ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ क्या किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक गुण को मापा जाता है, आपके अंदर क्या गुण है, क्या स्किल्स है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो सारा चीज को वहां एक तरह से देखा जाता है इंटरव्यू में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो विधि है, जो प्रोसेस है मनोवैज्ञानिक गुण के मूल्यांकन का, वो क्या है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये जो होता है, यह व्यक्ति के स्वभाव के वस्तुनिष्ठ और मानक माप है। यानी व्यक्ति के क्या स्वभाव है, क्या हाव भाव है, कैसे किसी से बातचीत करते हैं, क्या उनका मतलब एक तरह से नजरिया है किसी चीज को सोचने का, समझने का। तो ये जो है, ये व्यक्ति के स्वभाव, वस्तुनिष्ठ और मानक मापन है, यानी माप है। बुद्धि, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, बुद्धि यानी जो बताया गया आपको, इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, अभिरुचि, इंटरेस्ट, ये चारों पॉइंट आपको बताया गया फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये चारों पॉइंट, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, ये चारों पॉइंट क्या है, ये चारों पॉइंट जो है जब तक आप
नहीं पढ़ेंगे तब तक आप साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझने नहीं पाएंगे। इसलिए आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि बुद्धि, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड और बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि क्या होता है। ठीक है, चारों वर्ड को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो तथा मूल्यांकन की विमाओं के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण विकसित किए जा चुके हैं। यानी ये जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक तरह से ये सारे चीज का यानी बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि तथा मूल्य की विमाओं के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण विकसित किए जा चुके हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक परीक्षण बोलेंगे, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलेंगे। यानी स्वभाव के प्रति वस्तुनिष्ठ और मानक माप जो है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो विधि है वो है आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद। आत्म का मतलब क्या होता है? खुद। ये जो विधि है, इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में व्यक्ति खुद यानी अपने स्वयं अपने विश्वासों, विचारों और मतों आदि के बारे में जानकारी देता है। यानी वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं, किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, किस चीज़ को लेकर उनका विचार क्या है, किस चीज़ को मत देते हैं, किस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, किस चीज़ को मतलब अच्छी तरह से वह सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारा चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो व्यक्ति खुद देते हैं। किनको देते हैं? उनके सामने जो व्यक्ति रहता है, जो मतलब उनका मूल्यांकन करता है, मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन करना चाहता है, तो वो व्यक्ति को खुद वो बताते हैं कि हाँ, हम ये चीज़ पर विश्वास करते हैं, मेरा जो विचार है इस चीज के प्रति, इस थ्योरी के प्रति, इस कॉन्सेप्ट के प्रति मेरा यह विचार है, और हम जो मत देते हैं, हम जो वोट करते हैं, ये पक्षों को वोट करते हैं। तो ये सारा चीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद व्यक्ति किसको देते हैं? सामने बैठे व्यक्ति को देते हैं, जो उनका मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आदि के बारे में जानकारी देता है। और सारे पॉइंट्स होते हैं या विश्वास, विचार और मत को यहाँ जोड़ा गया है। आपके माइंड में और भी कुछ आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमको ये कह रहा है कि और उनके मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन किया जाता है। सिंपल सी बात है। आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट, अपने से होकर यानी सेल्फ यानी खुद से रिपोर्ट देना, वो क्या कहलाएगा? आत्म प्रतिवेदन कहलाएगा। चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो विधि है, केस स्टडी। ये देखिए, केस स्टडी हम लोग करते हैं, व्यक्ति अध्ययन। यानी केस स्टडी का सीधा सीधा आप मतलब ये समझ जाइए, किसी महान व्यक्ति के जीवन को पढ़ना, किसी महान व्यक्ति के जीवनी को पढ़ना और उससे सीख प्राप्त करना क्या कहलाएगा? केस स्टडी कहलाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, ये जो है इन लोगों की अगर जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक तरह से मनोवैज्ञानिक सीख मिलती है। तो इसी को क्या बोलेंगे? केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन बोलेंगे। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति के बायोग्राफी को पढ़कर अपने जिंदगी में सुधार लेना, अपने जिंदगी में कुछ सीखना, वो क्या कहलाएगा? केस स्टडी के अंदर यानी व्यक्ति अध्ययन के अंदर आएगा, किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो इस विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा भौतिक पर्यावरण और उसके मनोसामाजिक के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का यानी मनोवैज्ञानिक इतिहास क्या रहा है, उनका आदि का यानी गहनता से अध्ययन किया जाता है। इसमें इच्छुक व्यक्ति महान व्यक्तियों के जीवन के केस स्टडी द्वारा उन महान व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों से सीख प्राप्त करते हैं। सही बोले हमने पहले ही बता दिया कि महान व्यक्ति जो है उसके जीवन में क्या क्या चला, उस केस स्टडी के द्वारा उन महान व्यक्ति के जीवन के अनुभव यानी एक्सपीरियंस को सीखते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन कहलाएगा। किसी भी महान व्यक्ति के मतलब जीवनी को पढ़ना, उनके जीवन के केस स्टडी मतलब द्वारा उन महान व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों को अपने आप में एडॉप्ट करना, व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी कहलाता है। अब जो पांचवा विधि है, पांचवा जो प्रोसेस है वो क्या है? परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की प्राकृतिक दशा में घटने वाले क्षणिक बर्ताव यानी तात्क्षणिक व्यवहार पड़क का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख यानी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? सीधी बात है, इसमें व्यक्ति के प्राकृतिक दशा में जो भी घटना घटती है यानी व्यक्ति के प्राकृतिक दशा में उनके साथ जो भी होता है, जो भी बर्ताव होता है, उनका व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से एक अभिलेख, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उसी को क्या बोलेंगे? परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। परीक्षण प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें स्थिति पर परीक्षक का बहुत कम नियंत्रण रहता है। जब यहाँ प्राकृतिक की बात होती है, प्राकृतिक दशा, तो प्राकृतिक दशा जो होती है उनके साथ घटती है, क्षणिक बर्ताव उनके साथ होते हैं, तो ये सारा चीज का वस्तुनिष्ठ, संगठित, व्यवस्थित जो तैयार किया जाता है रिकॉर्ड, उसको क्या बोलेंगे? परीक्षण बोलेंगे। तो प्राकृतिक दशा में कौन कंट्रोल रख सकता है भाई? यानी प्राकृतिक दशा जो है वो अपने आप में घटित होते हैं प्रकृति में, नेचर में। तो इसलिए इस परीक्षण प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो परीक्षक होते हैं उसका बहुत कम क्या होता है? नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है स्थिति पर यानी हालात पर।
अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को ये बताया जा रहा है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने, ठीक है। हम लोगों ने टोटल कितना विधि पढ़ा, टोटल 5 विधि पढ़ा, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन, आत्म प्रतिवेदन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उसके बाद साक्षात्कार, यानी सबसे पहले साक्षात्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 5 विधि को हम लोगों ने पढ़ा। मूल्यांकन की विधियां, यानी किसकी मूल्यांकन की विधियां, मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन की विधियां। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन की विधि यानी 2 विधि का उल्लेख करें, तो आपको ये इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ये 5 विधि को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस 5 विधि में से जो आपको बेस्ट लगे, जिसको आप अच्छा तरह से डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसको आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा टॉपिक आपका चेंज होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो बुद्धि को कैसे मतलब ये करते हैं, परिभाषित किए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बुद्धि को परिभाषित करें। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने बुद्धि को सीखने यानी लर्निंग, प्रत्यक्षण करने प्रिसीविंग, समझने यानी अंडरस्टैंडिंग और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि बुद्धि वह चीज है जो सीखने, प्रत्यक्षण करने, समझने और जानने की योग्यता को एक तरह से प्रदर्शित करता है कि कितना जानता है, कितना जानने की योग्यता है, कितना सीखने की योग्यता है, कितना समझने की योग्यता है, एबिलिटी है। ये सारा चीज को जो पता चलता है वो बुद्धि के माध्यम से पता चलता है। बुद्धि ज्यादा होगा तो सीखने, समझने और जानने की योग्यता ज्यादा होगा, बुद्धि कम होगा तो सीखने, समझने और जानने की योग्यता कम होगा। ये कौन बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बुद्धि की परिभाषा ये है। ये परिभाषा आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने का बहुत नाम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। तो अल्फ्रेड बिने बुद्धि के विषय पर यानी बुद्धि के विषय पर शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। अल्फ्रेड बिने जो है यानी बुद्धि जो है इंटेलिजेंस पर बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए हैं, शोध कार्य हुए हैं, प्रयोगशाला में बहुत सारे वर्क हुए हैं। तो उनमें जो शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे कौन, अल्फ्रेड बिने। नाम याद रखना है, नाम नहीं भूलना है। बिने ने यानी अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को अच्छा फैसला लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क यानी आर्गुमेंट यानी सुझाव प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। यानी सेम टू सेम थोड़ा बहुत मिलता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जो कहा है सीखने, समझने और जानने की योग्यता को मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। जस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अल्फ्रेड बिने फिर वही बात को, बुद्धि को इस रूप में दर्शाते हैं कि बुद्धि जो है वह अच्छा फैसला यानी जो एक तरह से अच्छा जो निर्णय होता है उसकी लेने की योग्यता है, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता है, अच्छा बोध करने की योग्यता है और अच्छा तर्क यानी सुझाव प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है बुद्धि को यानी इंटेलिजेंस को। किसने, अल्फ्रेड बिने यानी अल्फ्रेड बिने साहब ने। ये सारे चीज को आपको याद रखना है, ये 2 लाइन को आप याद रखेंगे, ठीक है, तभी आप बुद्धि का एक तरह से परिभाषा लिख पाएंगे, अन्यथा एक तरह से आप वहां फिर हिचकिचाएंगे। इसलिए सारा चीज को आपको याद रखना है। सिंपल सी लाइन है, बुद्धि को एक तरह से फैसला लेने की योग्यता, बोध करने की योग्यता, तर्क सुझाव प्रस्तुत करने की योग्यता को एक तरह से जो योग्यता होती है इसी के रूप को क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। वेस्लर के अनुसार, अब देखिए वेस्लर जो है वो भी एक क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी बुद्धि को परिभाषित किया है। तो इनके अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है। समग्र का मतलब होता है पूरा, यानी पूरा हॉल यानी A to Z यानी पूरा क्षमता यानी पूरा कैपेसिटी है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक डिस्कशन यानी एक तरह से चिंतन करके स्व उद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। यानी वेस्लर जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, बुद्धि एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है यानी पूरा क्षमता है और जिसके द्वारा, जिसका हेल्प के द्वारा, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वविवेक यानी अपने से चिंतन करके स्व उद्देश्य व्यवहार करने यानी जो अच्छा उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य के प्रति व्यवहार करने और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है यानी योग्य होता है यानी एबल होता है, उसी को क्या बोलेंगे, बुद्धि बोलेंगे। ये परिभाषा किसके अनुसार है, किनके अनुसार, ये अनुसार है किनके अनुसार, वेस्लर के अनुसार, ठीक है। यानी ये क्या था आपका बुद्धि का एक तरह से डेफिनेशन था, अल्फ्रेड बिने के अनुसार, वेस्लर के अनुसार और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तीन के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अल्फ्रेड बिने और वेस्लर के अनुसार हम लोगों ने बुद्धि को परिभाषित किया है। अब आपको तो समझ में आ जानी चाहिए कि बुद्धि क्या है, या फिर परिभाषा जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए
तो आप अच्छा तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। यहाँ आपको प्रिंसिपल से याद रखना होगा, पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में कि बुद्धि के सिद्धांतों का उल्लेख करें या फिर किन्हीं दो बुद्धि के सिद्धांत का उल्लेख करें, या फिर बुद्धि के सिद्धांत ही आपको दे दिया जाएगा कि बुद्धि के जो ये सिद्धांत है इसको परिभाषित करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों को साधारण तौर पर मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम अथवा सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संवर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी जो एक तरह से मनोवैज्ञानिक गुण को मापने का जो एक तरह से सिद्धांत है, यानी जो उसके प्रति जो सिद्धांत जो भी प्रिंसिपल विकसित किए गए हैं, बुद्धि के जो भी सिद्धांत है उसको दो कैटेगराइज किया गया है, दो संवर्गों में, दो वर्गों में उनको बांटा गया है। पहला जो वर्ग है वह क्या है, सूचना प्रक्रमण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, ये पहला वर्ग है। तो पहला वर्ग में कौन कौन से सिद्धांत आएंगे बुद्धि के, इसमें बौद्धिक विचार और समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाले प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इस उपागम में एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाले कामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, यानी सूचना प्रक्रमण उपागम की अगर बात की जाए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की अगर बात की जाए, तो इसमें क्या होता है कि बौद्धिक विचार यानी इंटेलिजेंस से जो आइडियाज हैं और समस्या समाधान जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने में जो व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। सीधी सीधी बात है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे समाधान आते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति जो भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसका अच्छा तरह से वर्णन किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी मुसीबत आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए व्यक्ति जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है किसमें, सूचना प्रक्रमण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। ठीक है, इस उपागम में एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली कामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी ये जो मतलब उपागम है, ये आपका कौन सा उपागम है, सूचना प्रक्रमण उपागम। इस उपागम में क्या किया जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, वो उसके द्वारा जो भी वर्क किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, उस पर एक तरह से ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, कौन सा उपागम में, सूचना प्रक्रमण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। अब चलिए नेक्स्ट जो कैटेगराइज है, नेक्स्ट जो वर्ग है वो क्या है, मनोमितिक उपागम यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो इस उपागम में क्या होता है कि इस उपागम में बुद्धि को योग्यताओं यानी क्वालिफिकेशंस का एक समूह यानी समुच्चय माना जाता है, गुच्छा माना जाता है। ठीक है, सीधी बात है, मतलब वही घुमा फिरा के वही बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को क्या बताया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार योग्यता। ठीक है, यानी योग्यता के अनुसार यहाँ भी योग्यता यूज हुआ है। यहाँ भी देखिए अल्फ्रेड बी ने जो है ये भी क्या किए हैं, योग्यता यूज की है। ठीक है, और यहाँ भी आपको योग्यता ही बताई जाती है। यहाँ देखिए इस उपागम में बुद्धि को योग्यताओं का एक समूह यानी समुच्चय माना जाता है। यानी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बुद्धि जो है वो योग्यताओं का एक समूह है, यानी हर एक काम को करने की जो योग्यता होती है उसका समूह है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बुद्धि योग्यता, बुद्धि योग्यता, बुद्धि के साथ साथ अगर योग्यता अगर वर्ड आप याद रखेंगे तो इसको परिभाषित करने में आपको बहुत आसानी होगी, आप तुरंत उसको परिभाषित कर सकेंगे। तो ये जो उपागम है मनोमितिक उपागम यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच, तो इस उपागम में बुद्धि को योग्यताओं यानी क्वालिफिकेशन के समुच्चय माना जाता है, एक गुच्छा माना जाता है। ठीक है, गुच्छा है, समुच्चय, फिर समूह बोलें या फिर ग्रुप बोलें, बात एक ही है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सफल कामों को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं की एक सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे निर्णय लेने की योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता किसको बोलेंगे, जैसे एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाया जाए कि संज्ञानात्मक योग्यता क्या है, जैसे कि फैसला लेने की जो योग्यता है उसको क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक योग्यता बोलेंगे। अब चलिए ये आपका दो कैटेगरी था, ये क्या था, दो कैटेगरी, यानी बुद्धि के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया, पहला वर्ग, अब दूसरा वर्ग भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, ये जो पहला सिद्धांत है वन फैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाता है कि एक कारक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी से आप क्या समझते हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप यह अच्छी तरह से समझ लेंगे, अच्छी तरह से आप डिफाइन करेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए एक कारक सिद्धांत यानी वन फैक्टर थ्योरी जो है, यानी इसमें क्या होता है कि बुद्धि का यह सिद्धांत, ये क्या है, बुद्धि का सिद्धांत है। यानी ये जो है एक कारक सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत है। इंटेलिजेंस का मतलब प्रिंसिपल्स है, यानी वन फैक्टर थ्योरी। तो बुद्धि का यह सिद्धांत बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, क्योंकि इस सिद्धांत का उद्भव
कम बुद्धिमान तथा ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने की कोशिशों के अंदर की गई है। यानी एक कारक सिद्धांत का जो ये है प्रिंसिपल्स है, इसका जो एक तरह से उद्भव हुआ है, यानी ये जो प्रिंसिपल का जो निर्माण हुआ है, ये प्रिंसिपल का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि कम बुद्धि और ज़्यादा बुद्धि वाले व्यक्तियों की अलग अलग पहचान को एक तरह से करने की कोशिश की गई है, तभी यह बुद्धि का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। एक तरह से ये बुद्धि अपना अस्तित्व में आए हैं, सॉरी ये मतलब सिद्धांत अपना अस्तित्व में आए हैं। अल्फ्रेड बिने यानी टाइटल को यहाँ आपको लिया गया है। अल्फ्रेड बिने यानी बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। जस्ट ये बताया कि नहीं आपको, जैसे मतलब वह बता दिए, वह अल्फ्रेड बिने के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, वेस्लर के अनुसार बताया कि नहीं बताया, भूल गए क्या? नोट करेंगे कॉपी में, आपके पास अगर कॉपी होगा तो आप देखिए आपके पास बताया होगा, ठीक है, यानी आपके नोट कॉपी में नोट किए होंगे। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को क्या माना है? एबिलिटीज यानी मतलब योग्यता जो होती है, एबल का एक समुच्चय ने एक ग्रुप माना है जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक या सभी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है ये आपका क्या है, वन फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। ये दोनों लाइन को लिखेंगे, दो ही लाइन है वन फैक्टर थ्योरी में। एक कारक सिद्धांत में पहला लाइन है बुद्धि का ये सिद्धांत बहुत ही आसान है। इस सिद्धांत का उद्भव कम बुद्धि और ज्यादा बुद्धि व्यक्तियों के अलग अलग पहचान करने की कोशिशों के अंतर्गत की गई है, पहला लाइन है। दूसरा लाइन है बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में स्थित किसी एक या सभी समस्या, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये दूसरा लाइन है। तो ये दूसरा लाइन तो आपको याद ही है, ये दूसरा लाइन आप जोड़ें या दूसरा लाइन के अनुसार हम क्या याद रखेंगे, आप दूसरा लाइन में क्या करेंगे, बुद्धि का जो परिभाषा है बिने के अनुसार उसी को जोड़ देंगे और पहला लाइन आप याद रखेंगे, तभी आपका जो है एक कारक सिद्धांत कंप्लीट हो पाएगा। वन फैक्टर थ्योरी का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो थ्योरी है वो क्या है कि द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत क्या होता है? टू फैक्टर थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत 1927 में चार्ल्स स्पेरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। यहाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्विकारक सिद्धांत तो जो है वो किसकी विश्लेषण पर आधारित है? तो सांख्यिकी विधि पर आधारित है। किस पर? सांख्यिकी, यानी ये जो कारक है, यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। और ये जो देने वाले हैं ये सिद्धांत को, ये थ्योरी को कौन दिए थे? चार्ल्स स्पेरमैन द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया। कब प्रस्तावित किया गया? 1927 में, यानी 1927 में। उन्होंने यह दर्शाया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक सा कारक यानी सामान्य यानी जनरल फैक्टर तथा कुछ इस विशिष्ट कारक यानी जो स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर होते हैं, ठीक है। सामान्य कारक और क्या होता है? स्पेसिफिक फैक्टर, और किसी क्या बोलते हैं? विशिष्ट कारक बोलते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत को आपको याद रखना है। ये एक सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स स्पेरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 1927 में किया गया। और ये सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ये सिद्धांत जो है कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। और इसके अंतर्गत क्या फैक्टर दिए गए हैं? 2 फैक्टर दिए गए हैं। कौन कौन सा फैक्टर है? सामान्य कारक यानी जी फैक्टर, और दूसरा विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो एस फैक्टर और जी फैक्टर क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये आपका थ्योरी है, ये आपका प्रिंसिपल है द्विकारक सिद्धांत। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक कारक सिद्धांत। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने मनोमितिक सूचना उपागम और सूचना प्रक्रमण उपागम यानी 2 कैटेगराइज में बांटा गया है बुद्धि के सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस को। वेस्लर के अनुसार बुद्धि क्या है, अल्फ्रेड बिने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी के अनुसार बुद्धि क्या है, इसको हम लोगों ने परिभाषित किया। परीक्षण यानी एक तरह से परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, आत्म प्रतिवेदन, मनोमितिक परीक्षण, साक्षात्कार, ये सारा चीज जो है क्या मूल्यांकन की विधियां हैं। ये सारा चीज को हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा। तो पार्ट 3 वीडियो कमिंग सून है, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा थ्योरी दिया गया है। तो पार्ट 3 वीडियो भी आएगा, आप लोग पार्ट 3 वीडियो का वेट करें, सारा चीज आप लोगों का कंप्लीट होगा। लास्ट में विनती की जाती है कि वीडियो को आप जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।